Good morning, everyone. We are reading chapter 3rd, and our today's topic is substance use and abuse. Substance use and abuse is in adolescence is a public health problem of major significance and concern. The substances most widely abused by adolescents are tobacco, alcohol, marijuana, and other addictive drugs. The abuse of drugs and alcohol has a harmful effect on the nutrition and health status of adolescents. Nutrition intervention, support, and counseling would play a major role in the physical and psychological rehabilitation process. Much of what we have discussed may be more relevant from adolescents in urban and semi urban areas. Rural environments would be different. Rural girls and boys are often engaged in agricultural tasks. They may also be helping their parents in enterprises such as poultry keeping, cattle rearing, and beekeeping. Boys may be helping in farming. Girls also help in looking after their younger siblings as well as cooking and cleaning while their parents earn livelihood. Then there are tasks of collecting fodder of the cattle, firewood, and water. In tribal areas, may people are dependent on forest products like berries, flowers, leaves, roots. They spend time gathering and processing their products. सब्सटेंस यूज़ एंड अब्यूज़ आजकल एडोलसेंस के लिए मेजर इशू बनता जा रहा है ये प्रॉब्लम। आजकल के जो एडोलसेंट्स है वो तंबाकू, अल्कोहल, मैरिजुआना जैसी जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं उनके हैबिचुअल होते जा रहे हैं। ये ड्रग्स उनके बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है, उनकी हेल्थ स्टेटस पे और उनके न्यूट्रिशन पे। इसके अलावा बहुत सारे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें काउंसलिंग किया जाए तो उनकी जो साइकोलॉजिकल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है और उन्हें इस एडिक्शन से बचाया जा सकता है अगर वो दूसरों से इस बारे में डिस्कस करते हैं तो। और अगर हम अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा है रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि रूरल एनवायरनमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। रूरल गर्ल्स और बॉयज़ अक्सर एग्रीकल्चर टास्क में बिज़ी रहते हैं, एंगेज रहते हैं, खेती के कामों में लगे रहते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हेल्प की उनकी ज़रूरत होती है जिनमें जैसे पोल्ट्री कीपिंग, कैटल रेयरिंग, पालतू पशुओं को चराना, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन। तो ये सब बॉयज़ जो हैं वो अपने पेरेंट्स की फार्मिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे काम होते हैं, कुकिंग करना या फिर अपने जो यंगर सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनकी देखभाल करना, क्लीनिंग करना। जब उनके पेरेंट्स कमाई के लिए गए हुए हों या खेती का काम कर रहे हों तो ऐसे में वो घर संभाल लेती हैं। तो ऐसे में उनके भटकने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा एडिक्शन पाया गया है इन चीज़ों का। ट्रिबल एरियाज़ में लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं तो ऐसे में वो फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स पे वर्क करते रहते हैं, उन्हें उनकी गैदरिंग करते रहते हैं और उनके प्रोडक्शन की प्रोसीजर में लगे रहते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ डूइंग दीज टास्क विल हैव हाई
high activity level, and therefore their energy need will be higher. Protein needs are also higher due to the high growth rate at adolescent. The chances of adolescents being malnourished are therefore very high in rural areas. Among the poorer poorer communities, girls in particular are known to be anemic, low iron in blood, and require iron rich foods to be healthy. Adolescents from rich families in rural areas would face many of the same problems as those in urban areas. In the higher income groups, they would tend to be sedentary and enjoy rich food having plenty of fat and carbohydrate. गर्ल्स और बॉयज़ जो इन टास्क में इन्वॉल्व रहते हैं, जो हाईली एक्टिव रहते हैं, उनको एनर्जी की नीड भी ज़्यादा होती है। हायर एनर्जी की उन्हें नीड होती है, प्रोटीन की नीड होती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ रेट बढ़ी हुई रहती है, हाई रहती है एडोलसेंस में। तो ऐसे में उनके मेल नरिश्ड होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और रूरल एरियाज़ में अक्सर ऐसा होता है, जो पुअरर कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे गर्ल्स को देखा गया है कि वो एनीमिक मिलती हैं। उनके ब्लड में आयरन लो होता है, और ऐसे में उन्हें रिच आयरन फूड की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। रूरल एरियाज़ में जो रिच फैमिलीज़ हैं उनकी भी सेम प्रॉब्लम्स रहती है, जो कि अर्बन एरियाज़ की हायर इनकम ग्रुप्स में रहती है। वो लोग वर्क करना कम पसंद करते हैं और रिच और हैवी फूड लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ओबेसिटी हो जाती है। फैट और कार्बोहाइड्रेट का लेवल उनकी बॉडी में बढ़ जाता है और उन्हें ओबेसिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। Next topic is factors influencing eating behavior. By the time a person reaches adolescence, the influences on eating habits are numerous, and the formation of those habits is extremely complex, as shown in Figure 3. The growing independence of adolescents, increased participation in social life, and a generally busy schedule of activities have a definite impact on what they eat. They are beginning to buy and prepare more food for themselves, and they often eat rapidly and away from home. In order to encourage adolescents to form responsibly healthy eating habits, parents should give their children the opportunity to choose from a range of nourishing food as they are growing up. By the time they are
teenagers, they will need some freedom to use the kitchen. This is true for boys as well as for girls. While the basic foundation for eating habits is found in a family, many influences on eating behavior originate outside the home. The influences of peers can be useful source of support as well as a source of stress for the adolescents. Peer influence and support can be helpful for overweight teenagers, although the same peers can also target such adolescents for teasing. Teenagers are very Teenagers are very vulnerable to advertising messages. Television, food, commercial, and eating habits portrayed in program content have influenced people for more than a decade. The majority of advertisement are for products with a high concentration of sweetness and fat. Hence, adolescents have to be discerning while consuming such food products. The essay of obtaining food that is ready to eat also influences the eating habits of teenagers through home delivery, vending machines, vending machines at movies, melas, and supporting events at fast food outlets and convenience groceries. Food is available at numerous times throughout the day. Hence, adolescents may eat more often as well as more of not so healthy food stuffs. Watching this tendency is advisable. एडोलसेंस की ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं इस एज में आने के बाद उसमें फॉर्मेशन होती है। ये ग्रोइंग इंडिपेंडेंस की एज है, इसलिए इसमें वे सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं, खुद को बिज़ी रखते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। तो ऐसे में उन पे ये इम्पेक्ट पड़ता है कि वो क्या खाते हैं। वो अपने लिए खाना परचेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं या अपने लिए कुछ चीज़ें बनाते हैं, रैपिडली उसे खाते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे में उनकी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं होता, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होती। तो एडोलसेंट्स की जो ईटिंग हैबिट्स है उसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि खाने की एक रेंज को चूज़ कर सके और उससे नरिशमेंट मिल सके ताकि वो ग्रो कर सकें। लेकिन टाइम बाय टाइम टीनेजर्स को कुछ फ्रीडम की नीड होती है किचन यूज़ करने के लिए। ऐसे में बॉयज़ को भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि गर्ल्स को होती है। अगर बेसिकली हम फूड हैबिट या ईटिंग हैबिट की बात करें तो इस पे फैमिली का भी इन्फ्लुएंस होता है और ईटिंग बिहेवियर में मतलब घर से वो आउटसाइड जहाँ रहते हैं वहाँ का भी इन्फ्लुएंस होता है, उसके फ्रेंड्स का भी इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे में जब पीयर्स यानी कि फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये उनके लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेस बन जाता है। टीनेजर्स की फूड हैबिट पे एक और गहरा इन्फ्लुएंस है, वो है टेलीविज़न के कमर्शियल एड्स का। एडवर्टाइजमेंट में दिखाए जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स वो इम्प्रेस होकर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में उन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा स्वीटनेस होती है या फैट ज़्यादा होता है, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। आजकल तरह तरह के ऐसे ऐड आते हैं जो फूड आइटम्स दिखाते हैं जो इजी टू ऑब्टेन और रेडी टू ईट होते हैं। ऐसे में टीन्स उन फूड प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और उनके हैबिचुअल हो जाते हैं। इसके अलावा होम डिलीवरी से भी वो फूड आइटम्स मंगवाना पसंद करते हैं। कहीं बाहर या कहीं किसी इवेंट पे जाते हैं, मूवीज़ में जाते हैं
तो वेंडिंग मशीन्स से बनने वाले फूड प्रोडक्ट्स वो प्रेफर करते हैं, फास्ट फूड आउटलेट्स पे जाते हैं, वहाँ फास्ट फूड खाते हैं, तो ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में नॉन हेल्दी फूड वो ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनमें धीरे धीरे ये टेंडेंसी बनती जा रही है जो कि एडवाइजेबल है। सिंस इज एसोसिएट विद रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड बॉडी इमेज development. Eating disorders are special concern at this time. These changes intensify associated self-esteem problems. Anorexia nervosa, for example, is a disorder so tied the body image distortion that it is the most commonly seen in adolescence, the period when a person is struggling with self identity and most vulnerable to body image problems. Progress in adopting a normal adult body image with the interrupted for the teenager with an eating disorder. Since वो टाइम पीरियड है जब फिज़िकल ग्रोथ रैपिडली होती है और बॉडी इमेज डेवलपमेंट होता है, ऐसे में ईटिंग डिसऑर्डर एक कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसे में जब बच्चा सेल्फ इस्टीम प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है तो बॉडी डिसऑर्डर की वजह से उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा डिसऑर्डर हो जाता है। तो इस डिसऑर्डर की वजह से ये डिसऑर्डर कॉमन है एडोलसेंस में। इस टाइम पीरियड में पर्सन जब सेल्फ आइडेंटिटी से स्ट्रगल कर रहा होता है तो इसकी बॉडी इमेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसे में प्रोग्रेस को वो अडॉप्ट करता है नॉर्मल एडल्ट बॉडी इमेज को, उसमें इंटरप्शन आ जाता है ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।